नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड टेट यानी जेटेट 2026 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सेट नंबर 2 करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसमें आपको 30 MCQ प्रश्न कराया जाएगा, जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पहला टॉपिक है, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध। तो इसी टॉपिक पे कितने तो 30 MCQ जो होंगे वो कराया जाएगा विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, यानी कि उसका साथ में डिस्क्रिप्शन भी रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन, हमारे द्वारा जेटेट का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आपको टोटल 10,300 प्लस MCQ क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से CDP के 1920, कंप्यूटर के 1000, सोशल साइंस के 5800, खोरठा के 1000 और हिंदी ग्रामर के 500 प्लस क्वेश्चन आंसर मिलेगा, मतलब MCQ फॉर्मेट में। साथ में आपको JCRT का जो बुक है 6 to 8 वो भी आपको मिलेगा ऐप के अंदर। साथ साथ में आपको 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेगा, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार, JSSC के मतलब जैक सिलेबस के अनुसार। ये जो अभी ऑफर प्राइस है अभी आपको 499 है, बट आपको अभी 499 भी नहीं पे करना है। आप लोग कूपन कोड लगाइएगा इंडिया 100 लगाइएगा, तो आपको इसमें भी 100 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जिसको भी लेना हो आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिए झार शिक्षा का प्ले स्टोर से, और आप लोग इनरोल हो सकते हैं। अगर सिर्फ आपको चाहिए कि हमको ऑनलाइन मॉक टेस्ट लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, उसमें भी आपको इंडिया 10 लगाइएगा कूपन कोड, तो उसमें भी आपको 100 डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए आप लोग एक बार डाउनलोड कीजिए और विजिट करके देखिए उसमें क्या क्या मिल रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अक्सर आनुवंशिक ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। इस संदर्भ में आनुवंशिक शब्द का क्या अर्थ है? तो आनुवंशिक शब्द का क्या अर्थ है? यह पूरी तरह से DNA और वंशानुक्रम पर आधारित है। दूसरा है, यह ज्ञान की उत्पत्ति और उसके विकास के ऐतिहासिक या विकासात्मक क्रम को निर्धारित करता है, यह संदर्भित करता है, या यह इंगित करता है कि बुद्धिमत्ता अपरिवर्तनीय है, या यह विकास में पर्यावरण की भूमिका को पूरी तरह से नकारता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी। क्या होगा? बी। यह ज्ञान की उत्पत्ति और उसके विकास के ऐतिहासिक और विकासात्मक क्रम को संदर्भित करता है। चलिए इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी में जेनेटिक का अर्थ जीव विज्ञान वाले जीन से नहीं बल्कि उत्पत्ति या विकास से है। पियाजे यह अध्ययन कर रहे थे कि जन्म से लेकर वयस्क तक मनुष्य में ज्ञान का विकास और उद्भव कैसे होता है। इसमें याद रखना है कि पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। वहीं ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो ज्ञान की प्रकृति और उत्पत्ति का अध्ययन करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अक्सर अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए खुद से जोर से बात करते हैं, इसे क्या कहा जाता है और अधिगम में इसकी क्या भूमिका है? तो इसे आत्म केंद्रित कहा जाता है, और यह संज्ञानात्मक अपरिपक्वता को दर्शाता है, या इसे निजी वाक कहा जाता है। यह स्वनियमन और संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, या इसे सामाजिक वाक कहा जाता है। यह दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है, या इसे आंतरिक वाक कहा जाता है। यह केवल संवेदी गावक अवस्था में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो बी। इसको क्या बोला जाता है? इसको निजी वाक बोला जाता है, और यह स्वनियमन और संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अगला प्रश्न है, सॉरी इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार निजी वाक लगभग 3 से 7 वर्ष की आयु में बच्चों को अपने स्वयं के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करने में मदद करता है। यह अधिगम की प्रक्रिया में एक मचान के रूप में कार्य करता है। बाद में यह विचार प्रक्रिया में बदलकर आंतरिक वाक बन जाता है।
इसमें याद रखना है कि पियाजे ने इसी प्रकार की बात को आत्म केंद्रित वाक यानी कि ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा और इसे संज्ञानात्मक अपरिपक्वता माना। वाइगोत्स्की के लिए भाषा और विचार शुरू में अलग होते हैं और बाद में लगभग 3 वर्ष की आयु में विलीन हो जाते हैं, मतलब आपस में ये मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, यूरो ब्रोनफेनब्रेनर के पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत में क्रोनो सिस्टम का क्या तात्पर्य है? तो क्रोनो सिस्टम का क्या तात्पर्य है? बच्चे के तत्काल वातावरण में होने वाली दैनिक अंतःक्रिया, 2 माइक्रो सिस्टम के बीच का संबंध, समय के साथ होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तन के संक्रमण जैसे माता पिता का तलाक या तकनीकी प्रगति, या समाज की व्यापक सांस्कृतिक मान्यताएं और कानून। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सी, यानी कि समय के साथ होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तन और संक्रमण जैसे माता पिता का तलाक या तकनीकी प्रगति। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। क्रोनो का अर्थ है समय। क्रोनो सिस्टम जीवन भर पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों, संक्रमणों और ऐतिहासिक घटनाओं को शामिल करता है। जैसे डिजिटल युग में पैदा हुए बच्चे का विकास ऐतिहासिक समय जैसे 1950 के दशक में पैदा हुए बच्चों से अलग होगा। इसमें याद रखना है कि माइक्रो सिस्टम सांस्कृतिक मूल्यों और कानूनों को संदर्भित करता है। यह सिद्धांत विकास में संदर्भ के महत्व पर अधिक जोर देता है। अगला प्रश्न है, गामक विकास के संदर्भ में एक बच्चा अपनी उंगलियों से पेन पकड़ना सीखने से पहले अपने पूरे हाथ से गेंद को पकड़ना सीखता है। यह विकास के किस क्रम को दर्शाता है? यह विकास के किस क्रम को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है सूक्ष्म गामक कौशल से स्थूल गामक, स्थूल गामक कौशल से सूक्ष्म गामक कौशल, मस्तकाधोमुखी विकास या असंतत विकास, मतलब असंतत विकास यानी डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि स्थूल गामक से सूक्ष्म गामक कौशल, यानी कि बड़े चीजों को पकड़ने के बाद छोटी छोटी चीजों पर अभ्यास करना। तो हम लोग व्याख्या देखते हैं। गामक विकास हमेशा स्थूल से सूक्ष्म यानी कि ग्रॉस टू फाइन की ओर बढ़ता है। बच्चे पहले अपनी बड़ी मांसपेशियों जैसे हाथ, पैर, धड़ का नियंत्रण प्राप्त करते हैं जिसे स्थूल गामक कौशल कहा जाता है। उसके बाद वे अपनी छोटी मांसपेशियों जैसे उंगलियों या आंखों पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं जिसे सूक्ष्म गामक कौशल कहा जाता है। स्थूल गामक कौशल के उदाहरण में जैसे चलना, दौड़ना और कूदना आता है, वहीं सूक्ष्म गामक कौशल के उदाहरण में लिखना, बटन लगाना और चित्र बनाना आता है। अगला प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान में अनुदैर्ध्य अनुसंधान डिजाइन लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन की प्रमुख विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है यह एक ही समय में विभिन्न आयु समूहों के बीच का अध्ययन करता है। अगला है यह समय की एक विस्तारित अवधि में एक ही विकास या व्यक्तियों के समूह का बार बार अध्ययन करता है, या यह केवल जानवरों पर किया जाने वाला शोध है, या यह अधिगम के परिणामों का त्वरित एकमुश्त मूल्यांकन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि यह समय की एक विस्तारित अवधि में एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का बार बार अध्ययन करता है। कौन सा? तो अनुदैर्ध्य अनुसंधान डिजाइन। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। अनुदैर्ध्य अध्ययन में शोधकर्ता महीनों, वर्षों या दशकों तक एक ही समूह का अनुसरण करते हैं। यह विकास और अधिगम में होने वाले वास्तविक परिवर्तनों को देखने का सटीक तरीका है। हालांकि इसमें समय और धन अधिक लगता है। इसमें याद रखना है कि क्रॉस सेक्शनल अध्ययन में एक ही समय में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की तुलना की जाती है, जो तेज और सस्ता है। अनुदैर्ध्य अध्ययन में विषय के ड्रॉप आउट होने का जोखिम रहता है। अनुदैर्ध्य अध्ययन में क्या रहता है? तो विषय के ड्रॉप आउट होने का जोखिम रहता है।
अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास में स्कीमा की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो न्यूरॉन्स के बीच भौतिक संबंध द्वारा, ज्ञान को व्यवस्थित करने और उसकी व्याख्या करने के लिए मानसिक रूपरेखा या संरचनाएं द्वारा, अवांछित व्यवहार को रोकने के लिए एक दंडात्मक उपाय द्वारा, या अल्पावधि स्मृति का एक प्रकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बी, यानी ज्ञान को व्यवस्थित करने और उसकी व्याख्या करने के लिए मानसिक रूपरेखा या संरचनाएं द्वारा स्कीमा की अवधारणा को वर्णित किया जा सकता है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। पियाजे के अनुसार स्कीमा हमारे दिमाग में जानकारी के बिल्डिंग ब्लॉक्स या फाइल फोल्डर है। जैसे जैसे बच्चा नया अनुभव प्राप्त करता है या अधिगम करता है, उसकी स्कीमा यानी आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन और समायोजन एकोमोडेशन के माध्यम से लगातार अपडेट और परिष्कृत होते रहते हैं। इसमें याद रखना है कि स्कीमा शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रेडरिक बार्टलेट ने स्मृति संदर्भ में किया था। किसने किया था? तो फ्रेडरिक बार्टलेट ने स्मृति के संदर्भ में किया था, जिसे बाद में पियाजे ने बाल विकास में लोकप्रिय बनाया। अगला प्रश्न है, संवेदनशील अवधि की अवधारणा क्रांतिक अवधि से किस प्रकार भिन्न है? तो संवेदनशील अवधि की जो अवधारणा है वह क्रांतिक अवधि से किस प्रकार भिन्न है? तो यह दोनों शब्दों का अर्थ बिल्कुल समान है। संवेदनशील अवधि में कुछ अधिगम के लिए इष्टतम समय होता है, लेकिन उसके बाद भी सीखना संभव है, जबकि क्रांतिक अवधि सख्त होती है, जिसके बाद सीखना लगभग असंभव है। थर्ड है, क्रांतिक अवधि केवल शारीरिक विकास पर लागू होती है और संवेदनशील अवधि केवल नैतिक विकास पर। और चौथा है, संवेदनशील अवधि विकास के अंत को दर्शाती है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी संवेदनशील अवधि में कुछ अधिगम के लिए इष्टतम समय होता है, लेकिन उसके बाद भी सीखना संभव है, जबकि क्रांतिक अवधि सख्त होती है, जिसके बाद सीखना लगभग असंभव है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। मारिया मॉन्टेसरी और आधुनिक मनोवैज्ञानिक संवेदनशील अवधि शब्द को प्राथमिकता देते हैं। यह वह समय है जब बच्चा किसी विशेष कौशल जैसे भाषा को सीखने के लिए जैविक रूप से सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यदि समय बीत जाए तो भी भाषा सीखी जा सकती है, लेकिन इसमें बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होगी। इसमें याद रखना है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन एक संवेदनशील अवधि है। क्रांतिक अवधि का उपयोग अक्सर भ्रूण के विकास यानी शारीरिक अंगों के निर्माण के संदर्भ में अधिक किया जाता है। अगला प्रश्न है, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था के दौरान मुख्य विकासात्मक संकट क्या है? तो मुख्य विकासात्मक संकट क्या है? पहल बनाम अपराध बोध, विश्वास बनाम अविश्वास, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, या आत्मीयता बनाम अलगाव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। क्या? तो सी हो जाएगा, यानी कि पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। किशोरा अवस्था लगभग 12 से 18 वर्ष के दौरान व्यक्ति यह तलाशता है कि मैं कौन हूं और मैं जीवन में कहां जा रहा हूं। यदि वे अपने मूल्यों, मान्यताओं और लक्ष्यों का सफलतापूर्वक पता लगा लेते हैं तो वे एक मजबूत पहचान यानी आइडेंटिटी बनाते हैं। यदि नहीं तो वे भविष्य को लेकर भूमिका भ्रांति का शिकार हो जाते हैं। किसकी? तो भूमिका भ्रांति का शिकार हो जाते हैं। इसमें याद रखना है, इस चरण को सफलतापूर्वक पार करने से निष्ठा नामक गुण उत्पन्न होती है। जेम्स मार्सिया ने एरिक्सन के इस चरण का विस्तार करते हुए पहचान की स्थिति का सिद्धांत दिया है। तो पहचान की स्थिति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो जेम्स मार्सिया के द्वारा दिया। किसके द्वारा? तो जेम्स मार्सिया के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है,
लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को कैरोल गिलिगन द्वारा मुख्य आलोचना क्या थी? तो कैरोल गिलिगन द्वारा मुख्य आलोचना की गई थी, तो वह कौन सा था? तो कोहलबर्ग का सिद्धांत बहुत अधिक वैज्ञानिक और प्रयोगात्मक था। दूसरा है, यह सिद्धांत विशेष रूप से पुरुष विषयों पर आधारित था और महिलाओं की देखभाल की नैतिकता की उपेक्षा करता था। तीसरा है, कोहलबर्ग ने बाल्यावस्था पर ध्यान नहीं दिया। और चौथा है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के बहुत कम चरण दिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। यानी कि यह सिद्धांत विशेष रूप से पुरुष विषयों पर आधारित था और महिलाओं की देखभाल की नैतिकता की उपेक्षा करता था। इसको लोग व्याख्या देखते हैं। कैरोल गिलिगन ने तर्क दिया कि कोहलबर्ग का सिद्धांत पुरुष केंद्रित दृष्टिकोण, न्याय और नियमों पर आधारित नैतिकता को दर्शाता है। महिलाओं में नैतिकता अक्सर देखभाल, सहानुभूति और संबंधों, कौन सा? तो देखभाल, सहानुभूति और संबंधों को बनाए रखने पर आधारित होती है, जिसे कोहलबर्ग के पैमाने पर निम्न स्तर का आंका गया। इसमें याद रखना है, गिलिगन के अनुसार पुरुष न्याय को प्राथमिकता देते हैं, पुरुष जो हैं वो न्याय को प्राथमिकता देते हैं, जबकि महिलाएं देखभाल यानी कि केयर को प्राथमिकता देती है। यह आलोचना मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में लिंग पूर्वाग्रह का एक उत्कृष्ट उदाहरण, किसका? तो जेंडर बाइसनेस का ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला प्रश्न है, एक शिशु यह समझने में सूक्ष्म है कि जब कोई खिलौना कंबल के नीचे छिपा दिया जाता है तब भी वह मौजूद रहता है। पियाजे के अनुसार विकासात्मक मील का पत्थर क्या कहलाता है और यह किस अवस्था में प्राप्त होता है? तो इसको क्या बोलते हैं? संरक्षण। और यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्राप्त होता है, या फिर इसको वस्तु स्थायित्व बोलते हैं और यह संवेदी गामक अवस्था में प्राप्त होता है। जैसे जीवाद बोलते हैं, यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्राप्त होता है, या फिर इसे आत्म केंद्रित बोलते हैं और यह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसे वस्तु स्थायित्व बोलते हैं और यह संवेदी गामक अवस्था में प्राप्त होता है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। वस्तु स्थायित्व यह समझता है या यह समझ है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती है जब उन्हें देखा, सुना या छुआ नहीं जा सकता। यह पियाजे की संवेदी गामक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर्स की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो बच्चे में स्मृति और मानसिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत का संकेत देती है। इसमें याद रखना है कि लगभग 8 से 9 महीने की उम्र में बच्चे छिपी हुई वस्तुओं को खोजना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि बच्चे आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड के सिद्धांत पर काम करते हैं। कौन सा सिद्धांत पर? तो आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड के सिद्धांत पर बच्चे काम करते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञान यानी कॉग्निशन और संवेग इमोशन के बीच के संबंध के बारे में विकासात्मक मनोविज्ञान का वर्तमान दृष्टिकोण क्या है? तो वर्तमान दृष्टिकोण क्या है? तो वे पूरी तरह से स्वतंत्र है और एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। संवेग संज्ञान को नियंत्रित करते हैं, लेकिन संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं कर सकता। तीसरा है, वे द्विदिश रूप से जुड़े हुए हैं। संवेगात्मक स्थिति अधिगम को प्रभावित करती है और संज्ञानात्मक समझ संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को आकार देती है। और चौथा है, केवल संज्ञान ही अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है, संवेग नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। यानी कि वे द्विदिश रूप से जुड़े हुए हैं। संवेगात्मक स्थिति अधिगम को प्रभावित करती है। किसको? तो संवेगात्मक स्थिति जो है वह अधिगम को प्रभावित करती है और संज्ञानात्मक समझ संवेगात्मक प्रक्रियाओं को आकार देती है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान जैसे रिचर्ड लाजरस का विचार मानता है कि संज्ञान और संवेग आपस में गुथे हुए हैं। एक सकारात्मक और सुरक्षित संवेगात्मक वातावरण अधिगम संज्ञान को बढ़ाता है, जबकि अत्यधिक तनाव या भय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे स्मृति और ध्यान को अवरुद्ध करता
है। इसमें याद रखना है कि रॉबर्ट जजोंग का मानना था कि संवेग और संज्ञान स्वतंत्र हैं। संवेग और संज्ञान जो है वो स्वतंत्र हैं। वहीं एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 दोनों संवेगात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व पर जोर देते हैं। अगला प्रश्न है, पॉल बाल्टस के जीव काल विकास परिप्रेक्ष्य के अनुसार विकास बहुदिशात्मक है। इसका क्या अर्थ है? विकास जो है वो बहुदिशात्मक है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है विकास केवल बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक होता है। विकास के दौरान कुछ आयाम या कौशल बढ़ते हैं जबकि अन्य में गिरावट आती है। सभी व्यक्ति एक ही दिशा में विकास करते हैं या शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास की तुलना में तेजी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या? तो बी। विकास के दौरान कुछ आयाम और कौशल बढ़ते हैं जबकि अन्य में गिरावट आती है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। बहुदिशात्मक का अर्थ है पूरे जीवन काल में विकास एक सीधी रेखा में ऊपर से ऊपर की ओर नहीं जाता है। क्या कहता है? तो पूरे जीवन काल में विकास जो है एक सीधी रेखा में ऊपर की ओर नहीं जाता है। जीवन के किसी भी चरण में एक व्यक्ति कुछ क्षेत्रों में वृद्धि का अनुभव कर सकता है, जैसे शब्दावली या ज्ञान का बढ़ना, और उसी समय अन्य क्षेत्रों में गिरावट का अनुभव भी कर सकता है, जैसे याद रखने की गति का धीमा होना। क्या? तो याद रखने की गति का धीमा होना। इसमें याद रखना है कि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? तो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बाल्टस का सिद्धांत विकास के लाभ और हानि पर तो लाभ और हानि दोनों पर विचार करता है। किसका? तो बाल्टस का जो विकास सिद्धांत है वह लाभ और हानि दोनों पर विचार करता है। अगला प्रश्न है, विकास का एकीकरण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन अधिगम के संदर्भ में क्या सुझाव देता है? तो क्या सुझाव देता है? तो बच्चे को केवल एक ही विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरा है, बच्चा पहले अलग अलग अंगों यानी कौशल का उपयोग करना सीखता है और फिर उन्हें एक जटिल क्रिया में संयोजित करना सीखता है। दूसरा है, विद्यालय और घर का वातावरण एकीकृत होना चाहिए। और चौथा है, विकास केवल बाहरी उत्तेजनाओं का परिणाम है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो बी। यानी बच्चा पहले अलग अलग अंगों यानी कौशल का उपयोग करना सीखता है। किसका? तो अलग अलग अंगों के द्वारा कौशल का विकास करना सीखता है और फिर उन्हें एक जटिल क्रिया में संयोजित करना सीखता है। इसकी लोग व्याख्या देखते हैं। इंटीग्रेशन का सिद्धांत बताता है कि बच्चे पहले विशिष्ट और अलग अलग अंगों जैसे केवल उंगलियों को हिलाना या केवल बाह को हिलाना में महारत हासिल करते हैं। बाद में वे इन अलग अलग अंगों को एक समन्वित तरीके से, जैसे साइकिल चलाना जिसमें हाथ, पैर और आंखों का समन्वय शामिल है, एकीकृत करना सीखते हैं। अधिगम भी छोटे छोटे संप्रत्ययों को जोड़कर एक बड़ी अवधारणा को समझा जाता है। तो इसी प्रकार से अधिगम यानी कि लर्निंग में भी छोटे छोटे टुकड़ों को या छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर एक बड़ी अवधारणा को समझा जा सकता है। इसमें याद रखना है कि यह सिद्धांत विभेदीकरण सामान्य से विशिष्ट की ओर के विपरीत कार्य करता है, लेकिन दोनों एक साथ चलते हैं। समग्र शारीरिक समन्वय इसी सिद्धांत का परिणाम है। किसका? तो इंटीग्रेशन का ही परिणाम है समग्र शारीरिक समन्वय। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में सांस्कृतिक उपकरणों का क्या महत्व है? तो सांस्कृतिक उपकरणों का क्या महत्व है? पहला है, वे केवल भौतिक वस्तुएं हैं जो श्रम को आसान बनाती हैं। दूसरा है, वे भाषा, प्रकृति और संख्या प्रणाली जैसे उपकरण हैं जो मनुष्य के संज्ञानात्मक विकास और सोचने के तरीकों को गहराई से आकार देते हैं। तीसरा है, आनुवांशिक विकास के बाधक हैं। और चौथा है, वे केवल वयस्कों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, बच्चों द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
बी। क्या हो जाएगा? बी। वे भाषा, प्रतीक और संख्या प्रणाली जैसे उपकरण हैं जो मनुष्य के संज्ञानात्मक विकास और सोचने के तरीके को गहराई से आकार देते हैं। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। वाइगोत्स्की का मानना था कि हमारा मस्तिष्क शून्य में विकसित नहीं होता। एक समाज जो भी मनोवैज्ञानिक उपकरण जैसे भाषा, गणितीय प्रणालियां, मानचित्र और तकनीकी प्रदान करता है, बच्चे उन्हें आंतरिक कर लेते हैं और वे उसके सोचने, याद रखने और समस्याओं को हल करने का आधार बन जाते हैं। इसमें याद रखना है कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा यानी लैंग्वेज जो था वो मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपकरण है। ये उपकरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? तो जो उपकरण है लैंग्वेज वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाते हैं, यानी कि ट्रांसफर किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्याजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में केंद्रीकरण की अवधारणा का क्या अर्थ है? तो केंद्रीकरण की अवधारणा का क्या अर्थ है? तो एक समय में किसी स्थिति या वस्तु के केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, अन्य सभी प्रासंगिक पहलुओं की अनदेखी। दूसरा है किसी समस्या के अध्ययन, मतलब किसी समस्या के सभी पहलुओं को एक साथ देखने की क्षमता। तीसरा है यह समझना कि वस्तुएं अपना आकार बदलने पर भी वही रहती है। और चौथा है दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता। उसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि एक समय में किसी स्थिति या वस्तु के केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, अन्य सभी प्रासंगिक पहलुओं की अनदेखी ही क्या कहलाता है? केंद्रीकरण की अवधारणा कहलाता है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। केंद्रीकरण छोटे बच्चों 2 से 7 वर्ष की एक संज्ञानात्मक सीमा है। जैसे यदि समान मात्रा वाले पानी को एक चौड़े गिलास से लंबे गिलास में डाला जाता है तो बच्चा केवल गिलास की लंबाई एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करेगा और कहेगा कि लंबे गिलास में अधिक पानी है। वह चौड़ाई यानी दूसरे पहलू की अनदेखी कर देता है। इसमें याद रखना है कि केंद्रीकरण के कारण ही बच्चे संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन के कार्यों में विफल होते हैं। जब बच्चा एक से अधिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने लगता है तो उसे विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जॉन बाउल्बी ने लगाव सिद्धांत के अनुसार शिशु और प्राथमिक देखभालकर्ता के बीच प्रारंभिक लगाव का बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह केवल शारीरिक विकास को प्रभावित करता है या यह विकास के सामाजिक और मनोभावनात्मक विकास के लिए एक आंतरिक कार्यशील मॉडल के रूप में कार्य करता है, या यह बच्चे को दूसरों पर अत्यधिक निर्भर बनाता है जिससे अधिगम धीमा हो जाता है, या फिर इसका बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यह भविष्य के सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए एक आंतरिक कार्यशील मॉडल के रूप में कार्य करता है। इसको लोग व्याख्या देखते हैं। बाउल्बी के अनुसार जीवन के पहले कुछ वर्षों में माता पिता या देखभालकर्ता के साथ सुरक्षित लगाव बच्चे के भीतर विश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा करता है। यह एक ब्लूप्रिंट बनाता है कि भविष्य में रिश्तों को कैसे समझा जाए और अधिगम के वातावरण का आत्मविश्वास से कैसे अन्वेषण किया जाए। इसमें याद रखना है कि सुरक्षित रूप से जुड़े हुए बच्चे कक्षा में अधिक जिज्ञासु और बेहतर शिक्षार्थी होते हैं। मैरी आइंसवर्थ ने स्ट्रेंज सिचुएशन प्रयोग के माध्यम से अलगाव की विभिन्न शैलियों को मापा। अगला प्रश्न है,
विकासात्मक अनुसंधान में कोहोर्ट प्रभाव किसे संदर्भित करता है? तो कोहोर्ट प्रभाव जो है वो किसे संदर्भित करता है? आनुवंशिक परिवर्तन जो एक विशिष्ट आयु वर्ग को प्रभावित करते हैं। दूसरा है विकासात्मक परिवर्तन जो विशुद्ध रूप से जैविक परिपक्वता के कारण होते हैं। तीसरा है एक ऐतिहासिक समय अवधि या सांस्कृतिक संदर्भ में पैदा होने के कारण व्यक्तियों के एक समूह द्वारा साझा किए गए अनुभवों का प्रभाव, या फिर साथियों के दबाव यानी कि पीयर प्रेशर का नकारात्मक प्रभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एक ही ऐतिहासिक समय अवधि या सांस्कृतिक संदर्भ में पैदा होने के कारण व्यक्तियों के एक समूह द्वारा साझा किए गए अनुभवों का प्रभाव को ही कोहोर्ट प्रभाव कहते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोहोर्ट समान आयु वर्ग के लोगों का एक समूह है, जैसे जनरेशन जेड या मिलेनियल्स। कोहोर्ट प्रभाव का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के विकास या अधिगम की शैली पर उन ऐतिहासिक या सामाजिक घटनाओं का प्रभाव पड़ता है जिनमें वे बड़े हुए हैं, जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूल जाने वाले बच्चों का अधिगम अनुभव। इसमें याद रखना है क्रॉस अनुभागीय शोध में कोहोर्ट प्रभाव अक्सर परिणामों को भ्रमित कर सकता है, क्योंकि शोधकर्ता उम्र के अंतर को ऐतिहासिक अंतर समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है पियाजे के सिद्धांत में विलंबित अनुकरण किस अवस्था की विशेषता है और यह क्या दर्शाता है? तो यह किस अवस्था की विशेषता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, और यह दर्शाता है कि बच्चा शारीरिक रूप से सक्रिय है। या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, यह तार्किक सोच को दर्शाता है। अगला है संवेदी गामक अवस्था का अंत, यह दर्शाता है कि बच्चे ने मानसिक प्रतिनिधित्व और स्मृति विकसित कर ली है। या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह परिकल्पना तर्क को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। तो यह संवेदी गामक अवस्था का अंत को दर्शाता है, मतलब की विशेषता है। संवेदी गामक अवस्था का अंत की विशेषता है, और यह दर्शाता है कि बच्चे ने मानसिक प्रतिनिधित्व और स्मृति विकसित कर ली है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। विलंबित अनुकरण का अर्थ है किसी क्रिया को देखने के कुछ समय यानी घंटों या दिनों के बाद उसकी नकल करना, जैसे बच्चे का अपनी माँ की तरह फोन पर बात करने का नाटक करना। यह संवेदी गामक अवस्था यानी कि 18 से 24 महीने के अंत में प्रकट होता है। इसके लिए आवश्यक है कि बच्चा उस क्रिया की एक मानसिक छवि अपने दिमाग में याद रख सके। इसमें याद रखना है कि यह अधिगम के अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का एक प्रारंभिक रूप है। इसके बिना भाषा का विकास और प्रतीकात्मक खेल संभव नहीं है। अगला प्रश्न है शिक्षण में पाढ़ यानी स्कैफोल्डिंग और समीपस्थ विकास के क्षेत्र यानी कि ZPD के बीच तकनीकी अंतर क्या है? यानी शिक्षण में पाढ़ और समीपस्थ विकास के क्षेत्र के बीच तकनीकी अंतर क्या है, यानी कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो दोनों बिल्कुल समान अवधारणा है और इनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। दूसरा है ZPD एक संज्ञानात्मक स्थान या क्षेत्र है, जबकि पाढ़ वह प्रक्रिया है या अस्थायी सहायता है जो उस क्षेत्र में दी जाती है। तीसरा है पाढ़ बच्चे की क्षमता को कम करता है, जबकि ZPD उसे बढ़ाता है। और चौथा है पाढ़ पियाजे द्वारा दिया गया था, जबकि ZPD वाइगोत्स्की द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। यानी ZPD एक संज्ञानात्मक स्थान या क्षेत्र है, जबकि पाढ़ वह प्रक्रिया या अस्थायी सहायता है जो उस क्षेत्र में दी जाती है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट शिक्षार्थी की
वर्तमान क्षमता और संभावित क्षमता के बीच की दूरी या अंतर है। पाढ़ यानी स्कैफोल्डिंग वह विशिष्ट तकनीक जैसे संकेत देना, आधा सवाल हल करना है जो एक शिक्षक उपयोग करता है ताकि बच्चा उस ZPD को पार कर सके। इसमें याद रखना है कि ZPD लक्ष्य है और स्कैफोल्डिंग उस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है। ZPD जो है वो लक्ष्य है और स्कैफोल्डिंग यानी पाढ़ जो है उस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है। जैसे जैसे बच्चा स्वतंत्र होता है, पाढ़ यानी सहायता को धीरे धीरे हटा लिया जाता है। अगला प्रश्न है, विकास की प्लास्टिसिटी का सिद्धांत शैक्षिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है विकास में प्लास्टिसिटी? क्योंकि यह सिद्ध करता है कि बच्चे का दिमाग प्लास्टिक के खिलौने से सबसे अच्छा सीखता है। दूसरा है क्योंकि यह बताता है कि बुद्धिमत्ता जन्म से लेकर समय तक हो जाती है और इसे बदला नहीं जा सकता। तीसरा है क्योंकि यह आशा देता है कि समृद्ध वातावरण, अभ्यास और उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से मस्तिष्क की संरचना को बदला जा सकता है और विकास में कमियों को दूर किया जा सकता है। और चौथा है क्योंकि यह शिक्षकों को बच्चों के मस्तिष्क को भौतिक रूप से आकार देने की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 20 का, वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यानी प्लास्टिसिटी जो है का सिद्धांत शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह आशा देता है कि समृद्ध वातावरण, अभ्यास और उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से मस्तिष्क की संरचना को बदला जा सकता है और विकास में कमियों को दूर किया जा सकता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ है अनुभव के आधार पर मस्तिष्क के खुद पर फिर से वायर करने की क्षमता, यानी मस्तिष्क के खुद को फिर से वायर करने की क्षमता। शैक्षिक रूप से इसका मतलब है कि कोई भी बच्चा सीखने में असमर्थ नहीं है यदि उन्हें सही समय पर सही तरीके से सिखाया जाए तो वे नई संज्ञानात्मक क्षमताएं विकसित कर सकते हैं। इसमें याद रखना है कि यह विकास नियत है कि पुरानी रूढ़िवादी सोच को खारिज करता है। यह विकास जो है वह नियत है और यह जो है वो पुरानी रूढ़िवादी सोच को खारिज करता है। सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के लिए यह सिद्धांत बहुत आशाजनक है। अगला प्रश्न है, शिशुओं में अभ्यस्तता यानी हैबिचुएशन का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञानों को अधिगम के बारे में क्या बताता है? यानी कि मनोवैज्ञानिकों को अधिगम के बारे में जो अभ्यस्तता का अध्ययन है वो क्या बताता है? ये शिशु जन्म से ही अभ्यस्त होते हैं और कुछ नया नहीं सीख सकते। जब एक शिशु को एक ही उत्तेजना बार बार प्रस्तुत की जाती है तो उसकी प्रतिक्रिया कम हो जाती है, जो यह दर्शाता है कि उसने उस उत्तेजना को सीख या याद कर लिया। अगला है, यह एक प्रकार का शारीरिक योग है जो विकास को रोकता है। और चौथा है, अभ्यस्तता केवल वयस्कों में होती है, शिशुओं में नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यानी कि जब एक शिशु को एक ही उत्तेजना बार बार प्रस्तुत की जाती है तो उसकी प्रतिक्रिया कम हो जाती है, जो यह दर्शाता है कि उसने उस उत्तेजना को सीख या याद कर लिया है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। अभ्यस्तता अधिगम का सबसे सरल और प्रारंभिक रूप है। यदि आप एक बच्चे को बार बार एक ही लाल रंग का चित्र दिखाते हैं तो कुछ समय बाद वह ऊब जाएगा और उसे देखना बंद कर देगा। यदि आप उसे नीला चित्र दिखाते हैं
तो वह फिर से ध्यान देगा। यह साबित करता है कि शिशु भी अपनी स्मृति में जानकारी संग्रहित करते हैं, मतलब कि वो अपनी स्मृति में जानकारी जो है वो स्टोर करते हैं। इसमें याद रखना है, यह शिशुओं की संज्ञानात्मक क्षमताओं, स्मृति और ध्यान को मापने का एक प्रमुख प्रयोगात्मक तरीका है। कौन सा? तो अभ्यस्तता यानी हैबिचुएशन। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस के विकास के सिद्धांत के अनुसार एक ही कक्षा में दो छात्रों की अधिगम की गति और शैली भिन्न क्यों होती है? क्योंकि शिक्षक पक्षपाती होते हैं, केवल उनके आनुवंशिक मेकअप के कारण, केवल उनके घरेलू वातावरण के कारण, या फिर आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अद्वितीय और निरंतर अंतःक्रिया के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। किसके कारण? तो आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अद्वितीय और निरंतर अंतःक्रिया के कारण। इसके हम व्याख्या देखते हैं। कोई भी दो व्यक्ति, यहां तक कि समरूप जुड़वा बच्चे भी बिल्कुल एक जैसा नहीं होते। व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्तित्व और अधिगम की शैली उसकी जन्मजात आनुवंशिकता और उसके जीवन के अनुभवों के जटिल समायोजन या जटिल संयोजन का परिणाम होती है। इसमें याद रखना है कि कक्षा में इसका निहितार्थ विभेदित अनुदेशन यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का उपयोग करना है। बहुबुद्धि सिद्धांत भी व्यक्तिगत भिन्नता का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार एक बच्चा नैतिक यथार्थवाद से नैतिक सापेक्षवाद की ओर बढ़ता है। नैतिक यथार्थवाद की विशेषता क्या है? तो नैतिक यथार्थवाद की विशेषता क्या है? तो नियमों को लोगों द्वारा बनाए गए लचीले समझौतों के रूप में समझना, इरादों के आधार पर कार्यों का मूल्यांकन करना, नियमों को पूर्ण अपरिवर्तनीय और उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे गए रूप में देखना जहां दंड अपरिहार्य है, और चौथा है स्वयं के नैतिक सिद्धांतों का निर्माण करना। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। यानी नियमों को पूर्ण अपरिवर्तनीय और उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे गए रूप में देखना जहां दंड अपरिहार्य है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। पियाजे के नैतिक विकास में छोटे बच्चे लगभग 5 से 9 वर्ष नैतिक यथार्थवाद में स्थिति में होते हैं। वे मानते हैं कि नियम भगवान या माता पिता द्वारा बनाए गए हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। वे किसी कार्य के इरादे के बजाय उसके परिणाम के आधार पर तय करते हैं कि वह कितना गलत है। इसमें याद रखना है कि बड़े होने पर बच्चे नैतिक सापेक्षवाद विकसित करते हैं, जहां वे समझते हैं कि नियम सामाजिक समझौते और इरादा मायने रखता है। इसी आधार पर कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत विकसित किया था। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम विकासात्मक परिपक्वता से कैसे संबंधित है? तो कैसे संबंधित है? तो तत्परता का नियम परिपक्वता को पूरी तरह से खारिज करता है। अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी शारीरिक और संज्ञानात्मक रूप से उस विशिष्ट कार्य को करने के लिए तैयार हो, या तत्परता केवल बच्चे के मूड पर निर्भर करती है, उसके विकास के स्तर पर नहीं। और चौथा है, शिक्षक किसी भी उम्र के बच्चे को कुछ भी सीखने के लिए तत्पर कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यानी कि अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी शारीरिक और संज्ञानात्मक रूप से उस विशिष्ट कार्य को करने के लिए तैयार हो। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। तत्परता सीधे परिपक्वता से जुड़ी है। यदि एक 6 महीने के बच्चे की मांसपेशियां चलने के लिए परिपक्व नहीं है, तो कोई भी अभ्यास उसे चलना नहीं सिखा सकता। बच्चे का तंत्रिका तंत्र और शरीर जब तक तैयार नहीं होता, तब तक जबरदस्ती सिखाने से केवल
हताशा होती है। क्या होती है? तो फ्रस्ट्रेशन होती है। इसमें याद रखना है कि तत्परता अधिगम की पहली शर्त है। तत्परता जो है वो अधिगम की पहली शर्त है। यह बाल केंद्रित शिक्षा का एक मुख्य आधार है। उम्र के अनुसार पढ़ाना। अगला प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान में कैच अप ग्रोथ की घटना क्या प्रदर्शित करती है? तो कैच अप ग्रोथ की घटना जो है वो क्या प्रदर्शित करती है? प्रदर्शित करती है कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे कभी भी धीमा नहीं किया जा सकता, या विकास केवल आनुवंशिक द्वारा निर्धारित होता है, या यदि किसी बच्चे को कुपोषण या बीमारी के कारण विकास में कमी का सामना करना पड़ता है तो स्थिति में सुधार होने पर शरीर सामान्य विकास पथ पर लौटने के लिए तेजी से बढ़ता है, या फिर बच्चे वयस्कों की तुलना में तेजी से सीखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यानी यदि किसी बच्चे को कुपोषण या बीमारी के कारण विकास में कमी का सामना करना पड़ता है तो स्थिति में सुधार होने पर शरीर सामान्य विकास पथ पर लौटने के लिए तेजी से बढ़ता है। क्या करता है? तो तेजी से बढ़ता है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। कैच अप ग्रोथ विकास का एक उल्लेखनीय विशेषता है जो मानवीय जीवन के या मानवीय जीव के लचीलेपन और जैविक ड्राइव को दर्शाती है। यदि कोई बच्चा किसी बीमारी के कारण कुछ समय के लिए नहीं बढ़ता है तो स्वस्थ होने पर उसकी वृद्धि दर सामान्य से अधिक हो जाती है ताकि वह अपनी आयु के अनुरूप अपनी आनुवंशिक क्षमता तक पहुंच सके। इसमें याद रखना है कि यह शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों में देखा जा सकता है। यह विकास के आत्म नियामक यानी कि सेल्फ रेगुलेटरी प्रकृति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, रेमंड कैटेल के अनुसार वह बुद्धिमत्ता जो जीवन भर संचित ज्ञान, शब्दावली और अनुभव पर निर्भर करती है क्या कहलाती है? तो तरल बुद्धिमत्ता, ठोस बुद्धिमत्ता, स्थानिक बुद्धिमत्ता या संगीतमय बुद्धिमत्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस बुद्धिमत्ता यानी कि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। ठोस बुद्धिमत्ता वह ज्ञान है जो व्यक्ति अधिगम, शिक्षा और जीवन के अनुभवों के माध्यम से इकट्ठा करता है, जैसे सामान्य ज्ञान और भाषा। यह उम्र के साथ साथ बढ़ता रहता है। इसके विपरीत तरल बुद्धिमत्ता यानी कि फ्लूइड इंटेलिजेंस नई समस्याओं को हल करने, तर्क करने और पैटर्न पहचानने की जन्मजात क्षमता जो किशोरावस्था के बाद धीरे धीरे कर्म होने लगती है। इसमें याद रखना है कि यह अवधारणा जीवन काल विकास में संज्ञानात्मक परिवर्तनों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की तुलना किससे करता है? तो संज्ञानात्मक विकास की तुलना जो है वो किससे करता है? एक खाली स्लेट से, एक कंप्यूटर से जहां मस्तिष्क हार्डवेयर और संज्ञानात्मक रणनीतियां सॉफ्टवेयर हैं, एक जैविक पौधे के विकास से, या अचेतन संघर्षों के युद्ध के मैदान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। एक कंप्यूटर से जहां मस्तिष्क हार्डवेयर है और संज्ञानात्मक रणनीतियां सॉफ्टवेयर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सूचना प्रसंस्करण सिद्धांतकार जैसे एटकिंसन और शिफरिन का मानना है कि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं हैं। वे कंप्यूटर की तरह जानकारी को संसाधित यानी कि प्रोसेस करते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके हार्डवेयर यानी कि मस्तिष्क की क्षमता, स्मृति का आकार और सॉफ्टवेयर यानी ध्यान केंद्रित करने, याद रखने की रणनीतियों में सुधार होता है, जिससे उनका अधिगम जो है वह बेहतर होते जाता है। इसमें याद रखना है कि सिद्धांत पियाजे के चरणों यानी स्टेजेज को नहीं मानता। यह विकास को एक सतत यानी कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया मानता है। कार्यकारी कार्य
इसी सिद्धांत का हिस्सा है। कार्यकारी कार्य जो है यानी कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है वह इसी कार्य का हिस्सा है। अगला प्रश्न है विकास का दिशा का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत जब विकास शरीर के अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ सिर से पैर की ओर होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो सिर से पैर की ओर होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो समीप दूराभिमुख विकास, मस्तकाधोमुखी विकास, सर्पिलाकार विकास या समान प्रतिमान का विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मस्तिकाधोमुखी विकास। इसकी व्याख्या देखते हैं। मस्तिकाधोमुखी यानी कि सेफेलो दैट इज हेड और कैडुअल दैट इज टेल। दिशा का अर्थ है कि विकास सिर के एक क्षेत्र से शुरू होता है और नीचे की ओर पैरों तक जाता है। यही कारण है कि गर्भ में शिशु का सिर सबसे पहले विकसित होता है और जन्म के बाद शिशु सबसे पहले अपनी गर्दन यानी कि सिर को संभालना सीखता है। उसके बाद बैठना यानी धड़ और अंत में चलना यानी कि पैर को मूवमेंट करना सीखता है। समीप दूराभिमुख का अर्थ है केंद्र यानी कि रीढ़ से बाहर यानी कि उंगलियों की ओर विकास। ये दोनों सिद्धांत विकास की भविष्यवाणी को सिद्ध करते हैं। किसको? तो प्रिडिक्टेबिलिटी को ये सिद्ध करते हैं यानी कि भविष्यवाणी को। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार सहकर्मी अंतःक्रिया यानी कि पीयर इंटरेक्शन अधिगम को कैसे सुविधाजनक बनाती है? तो कैसे सुविधाजनक बनाती है? यह बच्चों को आक्रामक बनाती है। दूसरा है यह सम्मित अधिगम की तुलना में असम्मित अधिगम के अवसर प्रदान करती है जहां एक अधिक जानकार सहकर्मी दूसरे की मदद कर सकता है। या यह एक केवल खेल के मैदान तक सीमित है, कक्षा में इसका कोई उपयोग नहीं है। या फिर यह स्वतंत्र सोच को नष्ट कर देती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि यह सम्मित अधिगम की तुलना में असम्मित अधिगम के अवसर प्रदान करती है जहां एक अधिक जानकार सहकर्मी दूसरे की मदद कर सकता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। सहकर्मी शिक्षा यानी कि पीयर ट्यूटोरिंग या सहयोगी अधिगम यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग वाइगोत्स्की के सिद्धांत के व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं। जब अलग अलग क्षमता वाले बच्चे एक साथ काम करते हैं तो अधिक उन्नत बच्चा संघर्ष कर रहे बच्चों को उसके समीपस्थ विकास के क्षेत्र यानी कि ZPD को पार करने में मदद कर सकता है। इसमें याद रखना है कि प्याजे ने भी माना कि साथियों के साथ बातचीत यानी कि सहकर्मी वाद विवाद अहम केंद्रवाद यानी कि ईगोसेंट्रिज्म को कम करने में मदद करती है। 30 और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। मेटाकॉग्निशन का विकास अधिगम की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है? यह रटने की क्षमता को बढ़ाता है। यह सोच के बारे में सोचने की क्षमता है जो छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम की निगरानी, मूल्यांकन और नियंत्रण करने में क्षमता बनाता है। या फिर यह केवल शिक्षकों के लिए उपयोगी है, छात्रों के लिए नहीं। या फिर यह शारीरिक विकास की गति को कम कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि यह सोच के बारे में सोचने की क्षमता है जो छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम की निगरानी, मूल्यांकन और नियंत्रण करने में क्षमता को बनाता है। दोस्तों चलिए इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। मेटाकॉग्निशन का अर्थ है अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता। जब एक छात्र यह महसूस करता है कि मुझे यह पैराग्राफ समझ नहीं आया, मुझे इसे फिर से पढ़ना चाहिए, तो वह मेटाकॉग्निशन का उपयोग कर रहा है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका मेटाकॉग्निशन विकसित होता है जिससे वे अधिक स्वतंत्र और स्व विनियमित
शिक्षार्थी यानी कि सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर्स बन जाते हैं। इसमें याद रखना है कि जॉन फ्लेवेल ने मेटाकॉग्निशन शब्द गढ़ा। तो मेटाकॉग्निशन जो शब्द है किसके द्वारा गढ़ा गया? तो जॉन फ्लेवेल के द्वारा। अच्छे शिक्षक छात्रों से यह पूछकर मेटाकॉग्निशन को बढ़ावा देते हैं कि तुम इस उत्तर तक कैसे पहुंचे। कोई भी क्वेश्चन है उसको शिक्षक यह पूछते हैं कि तुम इस उत्तर तक कैसे पहुंचे। तो इससे क्या होता है कि बच्चों का मेटाकॉग्निशन जो होता है वो डेवलप होता है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और ग्रुप में से शेयर कीजिए, और जो लोग भी चैनल में नए हैं वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप झार शिक्षा पर ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर तो हमारा ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन झार शिक्षा, वो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको ये पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसका कोई भी चार्जेज नहीं लगेगा। और अगर आप लोग को हमारा कोर्स जेटेट का ज्वाइन करना हो तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जो ऑफर है वो सीमित समय के लिए है। इसी तरह का एमसीक्यू और डिस्क्रिप्शन जो है वो सारे एमसीक्यू क्वेश्चन का रहेगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिट होगा। साथ में आपको बुकलेट भी मिलेगा, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझिए आप लोग को दिया जा रहा है, यानी कि 499 में आपको इतना सारा मिल रहा है। और उस पर भी अभी आप लोग इंडिया कूपन कोड 100 लगाते हैं तो आपको 100 का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। ये डिस्काउंट जो है सिर्फ कल ही तक ही रहेगा, उसके बाद ये डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। फिर आपको 499 लगेगा, और ये 499 भी है वो बहुत ही कम समय के लिए है। तो जिसको कोर्स ज्वाइन करना हो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग को उसमें बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, और आप लोग जो जेटेट है उसमें 100% मैं गारंटी देता हूं कि उसमें सफल हो जाइएगा। तो इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।